चल रही है। जब चुनाव आयोग की तरफ से ये बताया जाएगा कि किस किस राज्य में कितना मतदान हुआ वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि बड़ौदा जो उपचुनाव है वो बहुत कुछ तय करने वाला है। और हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कृषि कानून सरकार ने हाल ही में पास किए हैं और इन कृषि कानूनों पर अगर बड़ौदा मोहर लगाता है तो ये सरकार के साथ जाएगा। अगर इसके खिलाफ जाता है तो भी हम लगातार बात करते रहे सरकार से। सरकार का यह मानना है कि हाँ बिल्कुल ये हमने सही किया और किसान हमारे साथ हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कांग्रेस पार्टी को लेकर जो आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इन कृषि कानूनों को अपनी तरफ से ही इनका विरोध कर रही है, किसान साथ में नहीं है, उस बात के ऊपर मोहर लग जाएगी। ये तमाम बातें हम करेंगे। अब मैं चलूंगा संजीव भारद्वाज जी के पास। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए। संजीव भारद्वाज जी, शुरू दिन से हम एक बात कर रहे हैं कि बड़ौदा उपचुनाव का जो परिणाम सामने आएगा वो ये तो तय कर देगा कि कृषि कानून सरकार ने बनाए हैं वो ठीक हैं या ठीक नहीं है। आप क्या कहते हैं? आज मैं लगातार एक बात कहता रहा हूं, लगातार इस बात का समर्थन करते हैं, हाँ सही कह रहे हैं आप, ये ठीक है कि इस बात पर मोहर लगी, लेकिन अब तो मतदान हो चुका, अब तो सब कुछ साफ हो चुका, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। शमशेर जी, मैं आपके माध्यम से बताऊं सभी को कि जो ये बड़ौदा का उपचुनाव है, आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फास्ट हो गया कि जनता बहुत समझदार जनता है बड़ौदा की। और आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार इसमें ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं आपके माध्यम से कि इन लोगों को इनकी करनी जो आज तक इन्होंने 6 साल के अंदर जो किया है, किसानों का मामला ये अभी करंट मामला है, लेकिन आप देखें 6 साल के अंदर कौन सा वर्ग है, कर्मचारी है वो सड़कों पे हैं और मजदूर हैं वो भूखे मर रहे हैं सड़कों पे। जब कोरोना के 4-5 हजार पेशेंट थे तो सड़कों पे उनको मरने के लिए छोड़ दिया। कोई कहीं मर रहा है, कोई ट्रेन के नीचे आके मर रहा है, कोई जाते हुए मर रहा है। तो इनकी पॉलिसी जिस तरह से हैं, ये जो इन्होंने बोया है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, देखो मैं कोई भगवान या कोई इतना बड़ा ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये अपनी करनी के माध्यम से ऐतिहासिक वोटों से हारेंगे ये लोग। और कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक जीत वहां दर्ज करने जा रही है। आपके जो अरुण शर्मा ओंकार सिंह जी ये कह रहे हैं, बता देंगे। हाँ, ओंकार सिंह जी तो ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई गड़बड़ी हुई है? देखिए, इन्होंने शाम दाम दंड भेद हर एक तरीका अपनाने की कोशिश की है। मैं ये खुले तौर पे नहीं कह पाऊंगा कि गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है, पर गड़बड़ी के बाद भी इनकी ऐतिहासिक हार होने जा रही है बीजेपी की सत्तारूढ़ पार्टी की। एक बात मैं संजीव भारद्वाज जी, अगर कोई पार्टी गड़बड़ी करेगी ही, गड़बड़ी करेगी तो फिर इसी हिसाब से करेगी ना कि जीती जाए। ऐसा थोड़ा ना होगा कि उसके बाद भी जीत, इसके बाद भी हार जाएं। आप आरोप लगा रहे हैं तो ये तो मान लिया जाना चाहिए कि अगर गड़बड़ी की है, आप कह रहे हैं जिस तरीके से, तो ये थोड़ा ना करेगी कि भी थोड़े से अंतर से हार जाए बस। ओंकार जी ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम कि गड़बड़ी करी है या नहीं करी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने एक बात, आप दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू और दोनों अपने पाले में डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं एक तरफ तो गड़बड़ी जो है वो साम दाम दंड सारे तरीके अपनाए गए, तो फिर उसमें क्या रह गया, बच क्या गया? नहीं, देखिए ये शमशेर जी, मैं आपके इसमें टीवी चैनल के माध्यम से कोई बात ऐसी नहीं करूंगा, लेकिन हमें जनता पे, बड़ौदा की जनता पे पूर्ण विश्वास है कि ये जो इन्होंने बहुत पॉलिटिकल जवाब आपका, बहुत सीधा जवाब नहीं है, बहुत अच्छा राजनीतिक जवाब है आपका जो अक्सर आप लोग देते हैं। मैं रेणु भाटिया जी से पूछ लेता हूँ। रेणु भाटिया जी, ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं? और मैं तो एक ही बात कहता हूं, गड़बड़ी करेंगे तो फिर खुल के ही करेंगे ना, जीत ही जाए। सब कुछ इस चुनाव से बहुत कुछ तय होने वाला है, तो खुल के बोले आप लोग की कि गड़बड़ी नहीं की, ऐसा नहीं, आधा अधूरा नहीं सर, ताकि अब सवाल पूछें। अब तो मैं सवाल भी नहीं, अब तो मैं सवाल नहीं पूछ सकता सीमा गिल जी से, हाँ इन्हें लोग का सवाल पूछ सकता हूं। उन्होंने कहा कि दिक्कत गड़बड़ी की है। शमशेर जी, आप ये देखिए कि कुछ लोगों की, कुछ पार्टियों की मानसिकता होती है और उस पार्टी की मानसिकता की वजह से उनके प्रवक्ताओं को मजबूरन टीवी चैनल्स पर बैठ के इसी तरह की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, ताकि उनके जो दिन भर की मेहनत हुई है, उनके लोगों का हौसला जो है डिमोरलाइज ना हो, वो 10 तारीख तक कम से कम सरवाइव कर पाए। लेकिन बार बार भाजपा ने गड़बड़ी, भाजपा ने
ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और वो सबसे बड़ी पार्टी इसीलिए बनी कि वो अपने असूलों पर कायम है। एक एक कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अपने असूलों के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसलिए बार बार इस तरह की भाषा बोलना और इस तरह के इल्जाम लगाना, ये इनकी मानसिकता और इनके पिछले पूरे इतिहास को शो करता है कि किस सोच के साथ ये लोग देश में चुनाव लड़ते थे। बाकी रही बात जीत और हार की, 10 को फैसला आना है। शमशेर जी, मुझे इनके साथ डिबेट में जरूर मौका देना उस दिन, ताकि एक बहुत सुंदर रिजल्ट जब हमारा नौ को भी आएगा, तो वो मैं रेणु भाटिया जी 9 को भी मौका देंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि तब तक ये बात मैं याद दिलाऊंगा, मैं ताजा रखूंगा इस बात को। मैं 9 को भी रखूंगा। आप सबको, तीनों लोगों से गुजारिश करूंगा कि मैं हमारे जो असाइनमेंट के लोग उनको भी कहूंगा कि आप तीनों को रखें, और जो 2 मेहमान वो भी है, 5 और सीमा गिल जी हमारे साथ होंगी, धनखड़ साहब भी हमारे साथ होंगे। कोशिश करेंगे कि 9 तारीख को भी चर्चा करें ताकि ये बातें ताजा रहें, पुरानी ना हो जाए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने नजर आए, और जो बातें इन्होंने करी है इल्जामों से भरी हुई, उस चीज का मुझे नहीं पता रिवोल्ट क्या करना होगा, क्योंकि मुझसे बहुत बड़े हैं उम्र में भी और मुझसे ज्यादा चुनाव इन्होंने देखे हैं। और एक बड़ी विशेष बात, बार बार ये कहना कि अधिक वोट प्रतिशत सिटिंग सरकार पर इस तरह का इफेक्ट करता रहा है, ये फैक्टर रहे हैं, कई बार रहे हैं। लेकिन समय समय के साथ जब जनता कन्विंस हो जाती है, जनता समझने लगती है, सोशल मीडिया का युग है, तो वो इस बात का एहसास करते हैं। अब लोकसभा चुनाव थे तो बार बार कहा जाता था बहुत अधिक वोट प्रतिशत हो रही है, करनाल में सीट आने वाली नहीं है, बहुत अधिक वोट प्रतिशत हो रही है, फरीदाबाद में आने वाली सीट नहीं है। लेकिन फरीदाबाद की सीट पूरे लोकसभा की 500 सीटों में सबसे अधिक मतों से विजयी हुई। दूसरे नंबर पे करनाल की सीट विजयी हुई। तो ये तब तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट मिला था रेणु जी, वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट था, वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट था। लेकिन 2019 में विधानसभा में सीएम मनोहर लाल के नाम पर वोट मिला। 2019 में हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम पर आप लोगों को वोट मिला, तब रिजल्ट वो नहीं थे जो आप कहते थे 75 पार। देखिए, बेशक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, 2014 का और 19 का हमने माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लड़ा। लेकिन जनता ने इस चीज को एहसास किया है कि जिस सरकार ने पिछले 5 वर्षों तक बिना थके, बिना सांस लिए वो सभी कार्य कर डाले जो 10 वर्षों तक ये कांग्रेस के मेरे भाई बैठे हैं, ये नहीं कर पाए। और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ये कर रहे हो और भाजपा की सरकार में 2000 आते ही रोक दिए हो या 2019 में रोक दिए गए हो, ऐसा कोई कार्य नहीं। यदि कोई कार्य अच्छा किया तो उसको आगे बढ़ाने की मुहिम हम लोगों ने की, और वही हमारी फितरत है। ठीक है, मैं संजीव भारद्वाज जी को सुना, रेणु भाटिया जी को सुना। मैं छोटा सा कमेंट ओंकार सिंह जी आपसे लूंगा। आपने सबको सुन लिया, आपने कहा गड़बड़ी हुई है। ये पहले तो जानूंगा बूथ पर क्या लगा आपको, हर बूथ पर आप लोगों की नजर रही होगी। मैं कांग्रेस से पूछूंगा, मैं बीजेपी से पूछूंगा, बूथ पर भीड़ भी सब कुछ बता देती है। आप लोगों ने जो अपने बूथ बनाए थे और हमारे वोटर बहुत उत्साहित थे। हाँ। और जहां तक मेरी बहन कह रही है कि गड़बड़ी नहीं हुई है, 2 दिन पहले 20 रुपए सिलेंडर की जो वीडियो वायरल हुई थी, पूरी दुनिया ने उसको देखा कि हर एक गांव में सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और एक स्पेसिफिक सीरीज के 20 रुपए का नोट सबको दिया जा रहा है। 20 रुपए के नोट में सिलेंडर दिया जा रहा है। और दूसरा, शराब की खुलकर उन्होंने बांटी है। ये साम दाम दंड भेद की कोशिश तो करी है। ओंकार सिंह जी, ये ग्रामीण इलाका है। ओंकार सिंह जी, ये ग्रामीण इलाका है और यहां पर अगर एक बात निकलती है तो पूरे गांव में चली जाती है। अगर इस कोने में किसी व्यक्ति ने 1 रुपया भी वोट के नाम पर ले लिया तो बात पूरे गांव में फैल जाती है। शहर का मैं मान लेता हूं, शहर में लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन यहां पर हर इंसान की एक मान मर्यादा, एक इज्जत होती है। जहां खरीद फरोख्त की कोशिश अगर कोई करता भी है तो लोग उसको घर से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। गांव के माहौल को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। अगर ऐसा हुआ है तो बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। आप इस बात को मान रहे हैं? इम्पोर्टेंट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, एक मिनट, जो वीडियो वायरल हुई है जनाना और दूसरे गांव में 2 युवकों को जो पकड़ा गया, जो हैकिंग का काम कर रहे थे, जिनके पास एक इंस्ट्रूमेंट भी प्राप्त हुआ है, वो जो है वो चरित्र को बिल्कुल स्पष्ट करता है। और इसके बारे में हमने चुनाव आयोग, कोई व्यक्ति कुछ भी लेके घूमे, कोई व्यक्ति कुछ भी लेके घूमे, लेकिन यहां पर जो वोट जो पड़ा 54 गांव में पड़ा, बहुत ज्यादा बूथ भी नहीं थे। हर बूथ के ऊपर हर पार्टी की पैनी नजर थी
और हर गांव में, हर बूथ पर, हर पार्टी के जो वहां पर वॉलंटियर थे उनको ये पता है कि मेरे गांव में मेरी पार्टी को कितने वोट मिले। अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो जोड़ घटा के बाद अंतर अगर कुछ गलत निकलता है तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन बात यह है कि जो चीज सामने वीडियो में वायरल हुई ठीक है, उसको भी मैं मानना पड़ेगा। चलिए, मैं उसको आप भी लोगों ने शिकायत दर्ज करा दी है, उसके ऊपर चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। छोटा सा कमेंट लूंगा मैं सीमा गिल जी। सीमा गिल जी, सब लोगों को आपने सुना, उसके बाद मुझे अरुण के पास चलना है और उनसे जो फिलहाल जो अपडेट था कि कहां पर कौन क्या कर रहा है वो हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। आपने सबको सुना, आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए, हमेशा शमशेर जी, जैसे हमेशा राजनीतिक पैनलिस्ट बोलते हैं, एक दूसरे पर ब्लेम गेम करते रहते हैं, लेकिन अपने प्रति जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, सब दूसरों की तरफ आईना दिखाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो एक बात इस पूरे डिस्कशन में जो निकल के आ रही है वो ये है शमशेर जी कि देखिए, हम लोग सब लोग बड़ी आइडियोलॉजिकली बातें करते हैं, बड़े आदर्शवादिता की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जब आपकी सरकार, चाहे वो बीजेपी की बात हो, क्योंकि बीजेपी की सरकार में आप जब इलेक्शन में गए अपने कैंडिडेट के लिए, तो वहाँ पर भी इस तरीके की बातें की जा रही थी कि अगर आप सरकार के साथ रहना चाहते हैं तो डेवलपमेंट आपका होगा। इसका मतलब है कि अगर विपक्ष का नेता नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। जब इस तरह की बातें, अगर आप बड़ी टॉप लीडरशिप बात करती है तो फिर आप जिम्मेदारी की बात नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ आप जिम्मेदारियों को एक दूसरे पे डालने की बात करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपके पास यही प्रोसेस है कि आप इलेक्शन में जाएं, चुनाव में वोटिंग हो, आप जीतें, जो जनता आपको दे देती है। लेकिन उसमें हर बार ऐसा होता है, कई बार हमने देखा है कि बूथ मैनेजमेंट भी होता है, मीडिया मैनेजमेंट भी होता है, बहुत सारी तरीके की चीज़ें होती है, इन्फ्लुएंस किया जाता है वोटर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पर। लेकिन अल्टीमेटली अगर कहीं पर ये सब साम दान दद भेद सब करने के बावजूद भी अगर आप आम आदमी के विकास को फोकस कर लें कम से कम अगले 4 साल के लिए, तो मुझे लगता है कि फिर भी कहीं ना कहीं एक आम आदमी की जीत हो सकती है इसमें। लेकिन मुझे उस पर दुर्भाग्यपूर्ण ये लगता है कि वहां पर कोई बात नहीं करना चाहता, सिर्फ आप एक दूसरे पर ब्लेम गेम करते रहते हैं, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। आज चुनाव हो गया है, वोट डल गए हैं, जिसके पक्ष में जाने कम से कम आप कम से कम खुले तौर पर अपनी चीज़ों को आप आकलन तो कीजिए। आत्म मंथन करने का दिन होता है ये, इलेक्शन के बाद में, वोटिंग होने के बाद में ये जो टाइम होता है ये आत्म मंथन का होता है। लेकिन हम देखते हैं कि तमाम पार्टियां आत्म मंथन नहीं करती हैं, वो दूसरे पर ब्लेम करने की कोशिश करती है। बस यहीं पर चूक हो जाती है, क्योंकि हम जब तक सकारात्मक तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे में अगर चीज़ों को नहीं सोचेंगे तो हम डेवलप नहीं कर सकते इस देश का। क्योंकि वोटिंग जो होता है सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता, उसके बाद हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जनता की तरफ से हमारे पास आती है, तो उसको निभाएंगे कैसे, उस पर मुझे लगता है कि बात करने की जरूरत होती है। आज अब कम से कम पार्टियों की तरफ से ऐसा मैसेज आना चाहिए जो नहीं आता है। वो बिल्कुल ये संदेश जाना चाहिए। और छोटा सा कमेंट मैं धर्मपाल जी आपसे लूंगा। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस चुनाव के नतीजों से उथल पुथल मचेगी, कुछ बदलाव होगा, लेकिन रिजल्ट आपके हिसाब से, आपका निष्कर्ष क्या कहता है? कौन से पाले में गेंद जा रही है? थोड़ा अंतर 19-20 का रहेगा, वोट परसेंट कुछ तय करेगा? छोटा सा कमेंट आपका मैं चाहूँगा, क्योंकि आप मुस्कुरा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा आवाज़ ये भी है कि हो सकता है आप खुलकर ये ना कहें कि ये जीत रहा है, आप उसमें कुछ अपनी तरफ से अपना जोड़ सकते हैं। देखिए, जीतना हारना ये तो चुनाव परिणाम पे डिपेंड करेगा। मैं इस तरह की कोई प्रेडिक्शन नहीं देना चाहूँगा और उससे मैं बचना ही चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि जो मुद्दे होने चाहिए थे चुनाव में, वो मुद्दे नहीं रहे। कांग्रेस केवल और केवल किसान, कृषि कानूनों को लेकर के खड़ी रही, और उधर भारतीय जनता पार्टी केवल ये बताने में लगी रही कि अगर आप विकास चाहते हैं बड़ौदा का तो उन्हें वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। मतलब एक तरह से ये धमकी सरकार की तरफ से लगती है कि यहाँ विकास नहीं होगा, अगर आप हमारे साथ काम करेंगे तो हमें वोट देंगे तभी विकास करेंगे। जबकि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, जब तक वो केवल चुनाव नहीं जीतता है, चुनाव होने तक वो केवल जो है वो पार्टी का कैंडिडेट है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो पूरे हरियाणा का है, किसी पार्टी का नहीं। मुख्यमंत्री हरियाणा का होता है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है। तो मैं यहाँ ये कहना अच्छा ठीक है धर्मपाल जी, ये बता दीजिए, देखो सरकार तो ये कहती रही हम विकास करवाएंगे, मैं जिता दो,
अब उसी से मैं समझ लूंगा कि आपका इशारा क्या है, विकास होगा कि नहीं। विकास तो कहीं नहीं होगा, ठीक है, ये तो मैं ठीक है। पहले बता रहा हूं। मैं धर्मपाल जी समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपको धन्यवाद भी करूंगा धर्मपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। क्या है बड़ी खबर, आपको बता दें। बड़ौदा उपचुनाव मतदान खत्म हुआ है, बड़ी खबर आपको बता दें। विधानसभा उपचुनाव में 68% मतदान हुआ है। ये उतना ही मतदान हुआ है जितना पिछली बार हुआ था, उसके आसपास। तो उपचुनाव में 68% मतदान हुआ है, उतना ही मतदान हुआ है जितना पिछली बार के विधानसभा चुनाव में हुआ था। बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता दें। बहुत उत्साहित भी नहीं कह सकते और यह भी नहीं कह सकते कि कम मतदान हुआ है। जितना वोट परसेंट पिछली बार के विधानसभा चुनाव में हुआ था, उसके आसपास यह वोट पड़ा है। तो बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 68% ये वोटिंग हुई है। अब ये 68% वोटिंग किस तरफ इशारा कर रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस 68% मतदान में कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है, उसका पता तो मैं 10 तारीख को चलेगा। लेकिन अहम खबर यह है कि न तो पिछली बार से ज्यादा वोट पड़ा है और ना ही पिछली बार से कम वोट पड़ा है जब 2019 में यहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे। तो विधानसभा उपचुनाव बड़ौदा में 68% मतदान हुआ है। मतदान खत्म हो चुका है। शाम 6 बजे तक की समय सीमा थी मतदान की, लेकिन कुछ बूथों पर जो लोग लाइन में लगे थे वहां पर भी बाद में वोटिंग हुई है और 61% के बाद यानी 5 बजे के बाद लगभग 7% मतदान और हुआ है। इस मतदान का क्या निष्कर्ष निकाला जाए, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उतना ही वोट पड़ा है जितना पिछली बार पड़ा था। अब यह किसके खेमे में जाएगा? अगर इससे ज्यादा होता, 80%, 75% मतदान होता तो अलग मायने होते, लेकिन इससे यह पता लग रहा है कि हार जीत का जो अंतर है वो बहुत कम रहने वाला है। यह बड़ी बात है। इस 68% मतदान से हम यह आपको बता दें कि जिस भी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव में जीतेगा वो हार जीत बहुत ज्यादा नहीं रहने वाली। चाहे वो इनेलो का कैंडिडेट जीते, वो बीजेपी का जीते या कांग्रेस पार्टी का जीते, बहुत अंतर नहीं रहेगा। लेकिन अरुण शर्मा हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने ग्राउंड से ये पूरे आंकड़े इकट्ठे किए। दिन भर उनकी टीम लगी रही, सारा दिन उन्होंने आंकड़े जुटाए हैं और गांव-गांव जाकर जानने की कोशिश की है। वो सीधी रिपोर्ट आपके सामने मेरे सहयोगी अरुण रख रहे हैं। अरुण, अंधेरा बहुत हो चुका है, लेकिन आपकी जो कसरत है उस कसरत को हम समझते हैं। उस कसरत के परिणाम, हालांकि आपकी कसरत अपनी कसरत है, या हमारे चैनल के लिए अपने चैनल के लिए कसरत की है, लेकिन नेताओं ने भी बड़ी कसरत की है। और इस कसरत से किसका पहलवान विजयी होगा, किसका हाथ ऊपर उठेगा, चुनाव आयोग उठाएगा हालांकि रिजल्ट के बाद। लेकिन आपने लोगों से जाना, एक एक करके पूछा, क्या कह रहे थे, किसके लिए बटन दबाया है? शमशेर, देखिए ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा कमाल का चुनाव रहा और पूरे प्रचार के दौरान मैंने नेताओं का जो जोश देखा, उससे ज्यादा जोश मैंने आज मतदान के दिन वोटर का देखा। और वोटर के मन से जो बात की वो खुद सरकार में भी ला रहा था। दो तरीके के वोटर थे, पहले मैं थोड़ा सा दो तरीके के वोटर मिले वोटर बात कर रहे थे। एक तो वो जो खुलकर अपनी बात को बयां कर रहे थे और वही हमने देखा प्रचार के दौरान भी इसी तरीके से दो वोटर। और दूसरा वो जो कहीं ना कहीं चुपके से अपनी बात को जो वो चाहते अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखाई दे रहा था, तो उनका भी हमने विश्लेषण किया। हमारी लगातार कई चीजें जो है वो पूरी में रही और लगभग हर गांव में हम गए और हर गांव से हमने एक रिपोर्ट दिखाई। एक एक गांव इम्पोर्टेंट हो गया है सबसे जी। तो आप मान करके चलिए 1 तारीख को जब चुनाव प्रचार थमा था तब तक ये चुनाव जो है वो कांग्रेस का दिख रहा था। लेकिन आज जैसे जैसे मतदान खत्म हुआ वैसे वैसे ये देखा गया कि पूरा का पूरा चुनाव जो है तो बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन की तरफ जाता दिख रहा है। ये अभी तो नहीं कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली सीट भारतीय जनता पार्टी बार जाए और इसमें कोई दो राय भी नहीं कि तमाम लोग इस बात को समझ रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा मैं
मोटे तौर पर एक विश्लेषण आपको दूं, कांग्रेस और एक तरफ कांग्रेस की, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन। पिछली बार के इनके नतीजों को, जो इनके पास 70 से वोट आए थे, उनको अगर आप जोड़ करके देखें तो बीजेपी 70,000 के पार जा रहे हैं और कांग्रेस जो है वो करीब 42,000 के वोट थे। तो इस लिहाज से बीजेपी जेजेपी मान करके चल रही थी कि हम जीतेंगे, और कहीं ना कहीं वही परिस्थिति जो है वो वोटिंग वाले दिन तक इतनी तो नहीं लेकिन बनती हुई कहीं दिखाई दी। हमें जेजेपी के लोगों को हमने देखा तो इस तरीके से काम करने की जो तरीका था वो दिखा रहा था कि है, और वोटर भी कहीं ना कहीं 100% तो मैं नहीं कहूँगा पिछले बार के नतीजे के मुकाबले दोनों के एक साथ एक जगह पर जाके होते हैं, बात नहीं जा रही है। और नेटवर्क की प्रॉब्लम मुझे लगता है अब भी है, आपकी आवाज़ फिर भी ठीक से हम नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन आपने एक बात ज़रूर कही है कि 1 तारीख तक तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये चुनाव कांग्रेस के पास है, कांग्रेस के पाले में है, लेकिन अभी आपने कहा कि आखिर के 2 दिन की बात करूं मैं या फिर 2 रातों की बात करूं मैं, इन 2 रातों में और 1 दिन में कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है ये बीजेपी के खेमे में आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम एक बात लगातार दर्शकों को कह रहे हैं कि मतदान जो 68% हुआ है, उस 68% मतदान से क्या निष्कर्ष निकाला जाए, क्योंकि जैसा पहले रहा लगभग उसी प्रकार का अब रहा, तो हार जीत का अंतर हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत कम रहेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव को जीते। बिल्कुल ये बात सही है शमशेर, अगर मेरी आवाज अब आपको सही सुन रही है तो हाँ। मैं ये बताना चाहूँ 68% मतदान अगर ये हुआ है तो आप मान करके चलिए कि ये कहीं न कहीं बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। इस बारे में बार बार ये बात कही जा रही थी कि अगर मतदान 70 से पार जाता है, 75 तक होता है, तो ये मान करके चला जाएगा कि कांग्रेस के पक्ष में ये सारा वोट जा रहा है। लेकिन इस बार अगर थोड़ा सा कम है, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा कम जरूर है, तो इस परिस्थिति को अगर हम देखें तो ये कहीं न कहीं बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की तरफ ज्यादा दिख रहा है। और इससे हमने मान करके चले और हर गाँव में, जैसे आप देखिए कि बड़ौदा, बुटाना, जाति, मातम, ये 4 गाँव आसपास हैं, इन चारों गाँव से पहले कांग्रेस हारी रही, कुछ जगह पर बीजेपी और मैं नहीं सुन पा रहा हूं आपको, मुझे फिर भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, लेकिन इतना आपने बताया कि ये चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है। वोट परसेंट को लेकर भी मैं बात करूंगा, और मैं चाहूंगा आप एक थोड़ा नेटवर्क कहीं है तो आप उसमें जाने की कोशिश करें। मैं समझ सकता हूं कि दिन भर की थकान है और उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है, तो बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन आपने जो कहा उसको लेकर मैं छोटा छोटा कमेंट लेना चाहूंगा। संजीव भारद्वाज जी, आपसे जानना चाहूंगा छोटा सा कमेंट आपका। अरुण शर्मा ने कहा कि ये चुनाव आखिर के दो दिनों की बात करें, रातों की बात करें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ खिसक गया, लेकिन हम फिर भी एक बात कहते हैं कि हार जीत का अंतर बहुत कम रहने वाला है। छोटा सा कमेंट आपका भारद्वाज साहब। शमशेर जी, मैं आपको बताऊं ये बहुत जल्दी हो जाएगी। ये अपने अपने विचारों की बात है। हमें और हमारी पार्टी को, मुझे और मेरी पार्टी को अब भी लगता है कि हम बहुत यहाँ ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं अरुण जी की बात मानूं तो जो 10 तारीख को पब्लिक का, बड़ौदा की जनता का निर्णय होगा, वो हर्ष हम सबको बिल्कुल ठीक है, मानने होगा। ठीक है। मैं छोटा कमेंट रेणु भाटिया जी आपसे भी लूंगा, छोटा सा कमेंट आपका, उसके बाद ओंकार सिंह जी के पास चलेंगे। देखिए शमशेर जी, डे 1 से हम एक ही बात कहते रहे। जिस दिन हमने बड़ौदा में स्टेप इन किया, हमने अपने कैंडिडेट की सारी क्वालिटी, सारी बात रखी, और उन्होंने स्वयं भी कहा कि मैंने देश का मान बढ़ाया, मैं अपनी बड़ौदा की जनता का मान भी बढ़ाऊंगा। तो एक ये प्रश्न, और दूसरा हमारे जिस प्रकार से सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने, हमारे सभी मार्गदर्शकों ने वहां पर मेहनत की है और जनता ने उनकी बात को समझा है, उन डिफरेंसेस को समझा है जो विपक्ष ने उनके अंदर जहर घोलने की कोशिश की और उनको बरगलाने की कोशिश की। जब जनता ने इन सारी बातों को सुना, समझा, एहसास किया, तो मुझे लगता है आज जनता ने उसी सोच के साथ अपना निर्णय दिया होगा। सीमा गिल जी, हमें 10 तारीख छोटा सा कमेंट अरुण के इस रिपोर्ट पर हम जानना चाहेंगे। हालांकि वो एक एक गांव की रिपोर्ट हमें देना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि 68% मतदान हुआ है। बहुत ज्यादा होता तो ये कांग्रेस के खेमे में जा सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा मतदान नहीं हुआ। उससे क्या संकेत लगाए जाएं? क्या जो रिपोर्ट निकल रही है कि बीजेपी यहां से कहीं ना कहीं जीतती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी खबरफास्ट एक बात जरूर कहता है कि रिपोर्ट कुछ भी हो, असल नतीजे तो जो है 10 तारीख को आएंगे, पर हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है।
अरुण ने जो अभी कुछ चीज़ें सामने रखी हैं वो यकीनन हम उस पर यकीन करने लायक हैं, क्योंकि उन्होंने आज भी पूरा दिन ग्राउंड पे जाकर एक एक गांव में जाकर के लोगों से बात की और बड़े खुले तौर पर बात की। तो उनकी बातों में को मुझे लगता है कि वो यकीन करने लायक हैं, क्योंकि हमने कुछ भी छिपाया नहीं। हम व्यूअर्स के बीच में जो हमारा कनेक्शन है वो हम बड़ा पारदर्शिता के साथ रखना चाहते हैं। लेकिन ये बात सही है कि 2 दिन पहले तक, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी, हमारे पूरे चैनल की टीम ने अलग अलग तरीके से जो डिफरेंट तरह के जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर फील्ड में बड़ौदा में, और जो वरिष्ठ पत्रकार है जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हरियाणा की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो कई बार वहाँ पर घूम के आए हैं, उन सब से हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या ये चुनाव को आप कैसे देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग यही बोल रहे थे कि ये जो चुनाव है ये कांग्रेस जीतती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से कल से जो समीकरण थोड़े से चेंज हो रहे थे और आज जिस तरीके से वोट 68% हुआ है, और अरुण की जो ग्राउंड की रिपोर्ट है उसके अनुसार जो हम देख पा रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, आप ये नहीं कह कुछ सकते भी हो कि सकता है और ये मार्जिन भी बहुत कम होगा, जीत का हार जीत का अंतर बहुत कम रहेगा। इसको लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। आप मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु जी आपका भी, भारद्वाज साहब आपका भी, ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धर्मपाल जी का भी धन्यवाद, सीमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। लेकिन 68% मतदान हुआ है, जो अगर ये और 5% 7% बढ़ जाता तो ऐसा हो सकता था कि ये गेंद कांग्रेस के पाले में जा सकती थी। लेकिन अब तो वोटर्स ने इस चुनाव को तोल कर रख दिया है। अब जो आंकड़े मैंने जुटाए हैं वो ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति से पूछा जाए, लेकिन जितने लोगों से पूछा उनमें से ज्यादातर लोगों का, अलग अलग गांव की बात कर रहे हैं, जितने भी 54 गांव हैं वहां पर हमारी टीम पहुंची और 54 गांव में अलग अलग लोगों से हमने जाना, उनके सैंपल लिए। उस आधार पर यह निकल कर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन पिछले 2 दिनों में चुनाव को पलटा है। लेकिन फिर भी 68% मतदान ये जरूर संकेत कर रहा है कि कुछ भी हो सकता है। अगर किसी एक गांव में बहुत ज्यादा पोलिंग किसी एक पार्टी के पक्ष में हो गई हो, वो सब कुछ इस चुनाव में बदल सकती है। इसलिए बहुत खुलकर निष्कर्ष के तौर पर जो भी कोई कह रहा है तो वो बेईमानी होगी। लेकिन इतना जरूर बता दें कि 68% से बेनिफिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।